लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स, ठीक है, ज्वार क्या होता है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइल्स, ज्वार के प्रकार। तो ज्वार के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है स्प्रिंग टाइप, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार, ठीक है। जब पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार होता है वो दो कंडीशन में होता है, ठीक है। दो कंडीशंस आते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक सीध पर होते हैं तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। सिजगी, हाँ, इसको हमने पढ़ा था। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वह मून के बीच में हो और अर्थ किनारे हो, या तो फिर अर्थ बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो और मून किनारे हो, दोनों ही कंडीशन को हम कहते हैं सिजगी। मतलब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का लगभग एक सीध पर होने की कंडीशन को हम सिजगी कहते हैं। ये इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मून कांस्टेंट है, मून स्थिर है अपनी जगह में, सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रही है, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा का पोजीशन चेंज होता है और सूर्य एज इट इज एक स्थान पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं। एक कंडीशन होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, इस कंडीशन को हम कंजंक्शन या फिर युति कहते हैं, ठीक है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब इस स्थिति को हम कंजंक्शन कहते हैं। इस स्थिति में भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध पर होती है, ठीक है, और इस स्थिति को हम कंजंक्शन कहते हैं। ये स्थिति भी सिजगी ही कहलाएगी और ये स्थिति भी सिजगी ही कहलाएगी। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी तो इस स्थिति को हम पर्टिकुलरली कंजंक्शन कहते हैं, युति कहते हैं, ठीक है। ये दिन होगा जब ये न्यू मून और अमावस्या का दिन होगा, या अगर दिन में ये होगा तो ये चंद्र ग्रहण या सोलर इक्लिप्स को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा का यह वाला भाग, ठीक है, यह भाग जो पृथ्वी के सामने होता है वो अंधेरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस समय हमें चंद्रमा दिखलाई नहीं पड़ती है रात्रि के समय। तो यह कौन सा रात होता है, इसे हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून का दिन कहते हैं, सॉरी न्यू मून की रात कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती तो वह क्या होती, अमावस्या होती है। उसमें क्या होता है, हमारे सन का जो पार्ट है जो हमें दिखलाई पड़ता है वह चंद्रमा के कारण क्या हो जाता है, ढक जाता है और सिर्फ हमें चंद्रमा के चारों ओर की लालिमा हमें सिर्फ दिखलाई पड़ती है, ठीक है। और वह स्थिति क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। इसलिए एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति को हम अपोजिशन कहते हैं या व्युति कहते हैं। अपोजिशन में क्या होगा, सूर्य की पूरी रोशनी, ठीक है, चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा हमें पृथ्वी को क्या होता है, पूरी तरह से दिखलाई पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन सूर्य की चंद्रमा से दूरी और पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कई मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। हमने पढ़ा है सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है, एवरेज 149 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, 149 मिलियन किलोमीटर है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो ये काफी दूरी पर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पृथ्वी चंद्रमा को छेद देती है, ठीक है। सूर्य की पूरी रोशनी क्या होती है, चंद्रमा पर पड़ती है और हम पृथ्वीवासियों को चंद्रमा हमें पूरी की पूर्ण दिखलाई पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला रात्रि क्या होता है, पूर्णिमा का समय होता है, क्योंकि हमें इस समय फुल मून दिखलाई पड़ता है। मतलब मून का जो एक पार्ट है जो पृथ्वी को दिखलाई पड़ता है वो पूरा गोल दिखलाई पड़ता है, तो इसे हम फुल मून या फिर पूर्णिमा की रात कहते हैं। और
ये जब दिन के समय किसी समय पड़ते तब ये चंद्र ग्रहण की स्थिति को दर्शाता है या फिर जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी तीव्रता से कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि यह एक सीध में होते हैं, इसलिए चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काफी तीव्रता से कार्य करता है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन जो ज्वार उत्पन्न होते हैं पृथ्वी में वो 20% और ऐसे नॉर्मल जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उससे 20% अधिक ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब अधिक बड़े ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी पर सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तीव्रता से कार्य करता है, इसलिए इस दिन जब ज्वार उत्पन्न होते हैं तो वो नॉर्मल ज्वार की ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग या दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार कहते हैं। क्लियर? वाकई नहीं क्लियर है? तो इस कंडीशन को आप रखोगे याद कि अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध पर होती है, इस स्थिति को हम सिजली कहते हैं, बट यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति को हम कंजंक्शन या युति की स्थिति कहते हैं। इस दिन अमावस्या या सूर्य ग्रहण का समय होता है, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसे हम युति कहते हैं और यह पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण का समय होता है। और इस दिन क्योंकि यह एक सीध में होते हैं, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है, इसलिए सामान्य दिनों की अपेक्षा जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उससे 20% ज्यादा ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्लियर? देन सेकंड इज नीप टाइड। या फिर इसे कहते हैं लघु ज्वार, ठीक है। सूर्य क्या है, स्थिर है अपनी जगह पे, पृथ्वी यहाँ जाती है, मून की कंडीशन यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि मून क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों ओर, ठीक है। अब इस स्थिति को हम कहते हैं क्वाड्रेचर कंडीशन। क्वाड्रेचर कंडीशन या फिर समकोणीय स्थिति। अब देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा या तो इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में होगा, ठीक है, दोनों जगह नहीं होगा, या तो यह इस वाली जगह में होगा क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर इसकी परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तो या तो इस कंडीशन में होगा या तो फिर इस कंडीशन में होगा। ये दोनों ही कंडीशन को हम क्वाड्रेचर कंडीशन या समकोणीय स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट एरिया में वर्क करता है, ठीक है, अपोजिट क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है, विपरीत क्षेत्र में कार्य करता है, जिस कारण दैनिक ज्वार जो उत्पन्न होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है उससे 20% कम या 20% छोटे ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, चंद्रमा का इस दिशा में और सूर्य का इस दिशा में, इसलिए इस दिन जो नॉर्मल ज्वार जो उत्पन्न होते हैं उससे 20% कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसे हम नीप टाइड या लघु ज्वार कहते हैं। क्लियर? तो ये
क्वाड्रेचर कंडीशन या फिर समकोणीय स्थिति जब उत्पन्न होगी, या तो चंद्रमा यहाँ रहेगा या तो फिर यहाँ रहेगा। इस स्थिति में ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे समकोणीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए इस समय जो डेली जो टाइड्स उत्पन्न होते हैं उससे 20% कम ऊंचे टाइड उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे हम नीप टाइड या फिर लघु ज्वार कहते हैं, ठीक है। I am work here. विश्व रेखा है 0 डिग्री, क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में how did it south? ये हो गया विषुवत रेखा या फिर हिंदी में हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री को हम हिंदी में इंग्लिश में जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का नाम पड़ा था, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में एक देश है, क्या देश है, साउथ अमेरिका में एक देश है इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर नामक देश है, उसी देश के नाम पर इक्वेटर रखा गया था, ठीक है। इसे हम हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर कहाँ है, किन कॉन्टिनेंट से बीच में, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। और यूरोप और अफ्रीका में कौन सा स्ट्रीट अलग करता है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य सागर है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रीट, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जो समुद्री है वहाँ पे, ठीक है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, क्लियर, ठीक है। भूमध्य सागर भूमध्य रेखा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है, ठीक है, और भूमध्य रेखा हम विषुवत रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो जिस समय चंद्रमा ट्रॉपिक्स के ऊपर होती है, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है मून, जिस समय रिवॉल्व करते हुए जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के क्षेत्र में जो ज्वार उत्पन्न होते हैं वो सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मून रिवॉल्व करते हुए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्थित होती है,
तो इस समय इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचे उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम ट्रॉपिकल टाइप या फिर अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर वह कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर चंद्रमा की स्थिति सीधी बढ़ती है तब कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जो सामान्य दिनों में जो ज्वार उत्पन्न होती है उससे 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम मून इक्वेटर के सीध पर होता है तो इक्वेटर में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम इक्वेटोरियल टाइड या फिर विषुवरेखीय ज्वार कहते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन? तो ये कंफ्यूजन इसमें और कुछ मैं बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल टाइड, इक्वेटोरियल टाइड आप जान गए कि क्या होता है। जब मून कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर स्थित होता है तो सामान्य दिनों की अपेक्षा से 20% अधिक ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब इसे हम अयनवर्तीय ज्वार या ट्रॉपिकल टाइड कहते हैं। इसी प्रकार अगर मून इक्वेटर के एकदम से सीध पे आती है तब इक्वेटर के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि इस क्षेत्र पर उस समय मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी अर्थ और सूर्य के साथ भी होता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। ये दो कंडीशन आता है, तो 21 जून का दिन होता है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन होता है 20 से 22 दिसंबर, 20 या 22 दिसंबर का दिन होता है। 21 जून के दिन सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। हमारा जो पृथ्वी है वो 27.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ये पता है, ठीक है, टेढ़ा है, तिरछे है हल्का, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं, ठीक है। और यह कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। और इस दिन को हम समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनान कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 21 या 22 दिसंबर का दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इस दिन को हम विंटर सॉल्स्टिस या शीत अयनान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको याद रखिए, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है तब उस स्थिति, उस समय को हम समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनान कहते हैं। ये कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। इससे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं तो विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं या शीत अयनान कहते हैं। और ये दिन होता है 21 या 22 दिसंबर का दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। पूरे वर्ष में दो ऐसा दिन होता है, या तो फिर 20 और 21 मार्च का दिन, या तो फिर 22 और 23 मार्च का दिन। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। पूरे वर्ष के दो दिन 20 या फिर 21 मार्च, ठीक है, या तो 20 मार्च को होगा या 21 मार्च को होगा, ठीक है। वहीं 22 या 23 सितंबर, ठीक है, या तो 22 को होगा या तो 23 सितंबर का दिन होगा जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और जब यह 20 और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती है, उस दिन को हम वर्ण इक्विनॉक्स या बसंत विषुव कहते हैं। और जब यह 22 से 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, उसे हम ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बेसिक क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी का, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों दिन होंगे जब कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। परिक्रमा कर रहा कौन, और उसका ऑर्बिट कैसा है, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार शेप में है, ठीक है। अब अर्थ और मून का एवरेज डिस्टेंस क्या है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। ये है इसका एवरेज डिस्टेंस। जब क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा या रिवॉल्यूशन एक दीर्घवृत्ताकार
ऑर्बिट पे कर रही है या इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कर रही है, तो दो ऐसा समय आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, सबसे दूर या सबसे निकट होते हैं, सबसे दूर होते हैं या फिर सबसे निकट होते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे निकट होते हैं उस समय इनका डिस्टेंस होता है 3,56,000 किलोमीटर। इस कंडीशन को हम पेरिजी कहते हैं। पेरिजी या उपभू कहते हैं। और यह जब सबसे ज्यादा दूर होता है, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से जब सबसे ज्यादा दूर होता है तब इसके डिस्टेंस होता है 4,07,000 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थिति को हम अपोजी कहेंगे या फिर अपोभू कहते हैं। चंद्रमा तथा पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि मून का ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल शेप का है, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा जिस अक्ष पे कर रही है, पृथ्वी जिस ऑर्बिट पे कर रही है उसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए दो ऐसा कंडीशन आता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक और सबसे नजदीक होती है, उस समय इसकी दूरी कितनी हो जाती है, एवरेज डिस्टेंस से कम होकर 3,56,000 किलोमीटर हो जाती है। और इस दिन को जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे नजदीक होते हैं, इस दिन को हम पेरिजी या उपभू कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं तो इस दिन को, इस कंडीशन को हम अपोजी कहते हैं। और इस समय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 4,07,000 किलोमीटर होती है। क्योंकि नॉर्मल जो मून एवरेज डिस्टेंस फॉलो करता है वो 3,84,000 है, जिस समय नॉर्मल ऊंचाई के ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाती है उस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा या लघु ज्वार उत्पन्न, बड़े ज्वार उत्पन्न होंगे, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा या लघु ज्वार उत्पन्न होगा या छोटे ज्वार उत्पन्न होगा, क्या कोई इंसिडेंट बोलो। स्प्रिंग टाइम होगा, कितने लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइम होगा, 1 जन, 2 जन, 3, 4, 5, क्यों होगा 5 ही जन, बाकी लोग तो बोल रहे हैं नीट टाइम होगा, लघु ज्वार होगा, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, लघु ज्वार होगा। चंद्रमा अगर सूर्य से नजदीक होगा तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा या लघु ज्वार उत्पन्न होगा, क्यों होगा, क्योंकि दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, और जब यह मून जब अर्थ से दूर होगा तब उस समय क्या होगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा क्योंकि उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स अपेक्षाकृत कम कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए इस समय क्या होगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा, और जब नजदीक होगा उस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। तो इस समय क्या होगा, नॉर्मल डेज की अपेक्षा 20% क्या होगा, अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे, और जब एक दूसरे से ये दूर होंगे तब नॉर्मल डेज की अपेक्षा 20% क्या होगा, हम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसी स्थिति को जब मून और अर्थ नजदीक हो जाता है उस स्थिति में जब ऊंचे ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं, उसे हम पेरिजियन टाइप कहते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और लघु ज्वार उत्पन्न होता है तब इसे हम अपोजियन या फिर उपभू टाइप कहते हैं, अपभू टाइप कहते हैं। क्लियर, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, रब कर दो। और एक
क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला। ये सन है जो स्थिर है, अर्थ है जो कि सन की परिक्रमा या रिवॉल्व, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। पृथ्वी और सूर्य की एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? सूर्य और पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस है, इसको बाय हार्ट याद कर लो। ठीक है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है तो इसका भी ऑर्बिट क्या है? एलिप्टिकल शेप में है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है, राउंडेड नहीं है। ठीक है, जैसे चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप में, उसी प्रकार अर्थ का भी जो ऑर्बिट है या अक्ष है जिस पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वह भी क्या है? एलिप्टिकल शेप का है, दीर्घवृत्ताकार आकृति का है। ठीक है, और इस समय क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक हो जाती है उस समय इसका डिस्टेंस हो जाता है 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को हम पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं, और यह होता है 3 जनवरी के दिन। 3 जनवरी, और ये जब सबसे ज्यादा दूरी पर होता है उस समय पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस हो जाता है 152 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। आप बताइए सूर्य जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है उस समय उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं या फिर उपसौर कहते हैं, और यह होता है 3 जनवरी के दिन। ठीक है, हर साल के 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस समय उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को हम पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन होता है उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी? 151 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और इस स्थिति को हम अपहेलियन या अपसौर कहते हैं। ये हर वर्ष के 4 जुलाई को होता है। ठीक है, और इसमें पृथ्वी अपनी सबसे अधिक दूरी पर होती है सूर्य के। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि उपसौर अपसौर क्या होता है। ठीक है, अपहेलियन पेरिहेलियन कब होता है? किस दिन होता है? अब पेरिहेलियन के समय पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी हो जाती है? ठीक है, या तो फिर अपहेलियन के समय सूर्य और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? ठीक है, सूर्य की और पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस कितना है? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आता है। ठीक है, अब जो हमने अपोजिशन और पेरिहेलियन कंडीशन पढ़ा उसका कोई डेट डिसाइड नहीं। ठीक है, उसमें कोई डेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके 27.5 दिन में कंप्लीट कर देता है, इसलिए कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं है। वो हर महीने की किसी न किसी एक दिन क्या होता है? पृथ्वी से नजदीक और पृथ्वी से दूर जाते हैं, इसलिए उसका कोई डेट डिसाइड नहीं है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 डेज में करती है, ठीक है, इसलिए डेट डिसाइड है कि 3 जनवरी ऐसा होता है जब वो सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, पृथ्वी की किसी एक जगह पे, ठीक है, एक दिन में एक ज्वार उत्पन्न होता है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ।
पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, उसे हम डेली टाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक स्थान पर जब सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ज्वाला उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, डेली टाइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सिक्स्थ सेमी डेली टाइड। और दैनिक ज्वाला, इस स्थान पर पहला ज्वार आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, जो कि 12 बजे उत्पन्न होगा, 12 PM में उत्पन्न होगा। ठीक है, यहीं पे दूसरा ज्वार ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, केंद्रीय बल के कारण दूसरा ज्वार कितने बजे उत्पन्न होगा, 12:26 में, मतलब क्लियर हो गया, 12:26 नहीं, 6:26 में, सॉरी 12:26 AM रात के 12:26 में दूसरा ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जब एक ही स्थान पर एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरी बार उसके 12 घंटे बाद ही दूसरा ज्वार 12:26 दिन में AM में जब ज्वार उत्पन्न होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार। ठीक है, तो दिन में जो 2 ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसे हम अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सन एंड मून, एक मिनट, ये होगा इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये होगा मिक्स्ड टाइड हो जाएगा जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेमी डेली टाइड होगा। दूसरे ओर में बी पॉइंट में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 12:26 AM में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब ज्वार उत्पन्न होंगे, तब उसे हम सेमी डेली टाइड कहेंगे। इसे हम कहेंगे मिक्स्ड टाइड। सेमी डेली टाइड ये होगा। ठीक है, पहला टाइड जो ए में आया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और दूसरा टाइड जो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बी पॉइंट में, वो भी 12:26 में आएगा। तब उसे हम सेमी डेली टाइड या अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे। जब एक ही स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण 2 ज्वार उत्पन्न होते, तब उसे हम मिक्स टाइड कहेंगे। ठीक है, या फिर मिश्रित ज्वार कहेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था मिक्स टाइड और सेमी डेली टाइड में। दैनिक ज्वार होगा जब ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले दिन 12 बजे 18 मई को 12 बजे दिन में, और दूसरे दिन 24 घंटे के बाद 12:52 पर दूसरा ज्वार उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, डेली टाइड कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार या सेमी डेली टाइड कहते हैं जब ए स्थान पर पहला ज्वार 12 बजे उत्पन्न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और दूसरा ज्वार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बी पॉइंट पर उत्पन्न होता है 12:26 AM में उत्पन्न होता है, तब उसे हम सेमी डेली टाइड कहते हैं। ठीक है, फिर 7th होता है मिक्स टाइड या मिश्रित ज्वार होता है जब एक ही स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 12 PM में और सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स करंट 12:26 AM में होता है, उत्पन्न होता है दो अलग अलग रीजन्स के कारण, ठीक है, तब उसे हम मिक्स्ड टाइड या मिक्स्ड ज्वार कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस ओके, ये लिख लो आराम से और विथ डायग्राम बना लिखना, ठीक है। जब टाइड्स आएगा तो टाइड्स व्हाट इज टाइड आता है एंड डिस्कस द टाइप ऑफ टाइड्स आता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो टाइड क्या होता है उसके बारे में लिख लेना, ठीक है, और देन टाइप्स ऑफ टाइड जैसा है और विथ डायग्राम लिखना। और ये वाला जो अर्थ के बारे में सॉरी सन के बारे में सन और अर्थ का रिलेशन बताया वो क्या था, वो एक्स्ट्रा था, ठीक है, उसको नहीं करोगे, लेकिन वो आपके लिए था कि आपको पता होना चाहिए चीज़। उसके अलावा अब बाकी सब लिखोगे लेकिन मतलब विथ डायग्राम बनाना, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आता है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी आप लिखोगे ज्योग्राफी में तो मार्क्स नहीं आता है, डायग्राम बना के समझा के लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी बेस्ड है थ्योरी और मैप के ऊपर, क्लियर। और इस अभी थोड़े दिन बाद गर्मी छुट्टी हो जाएगा और मैं नहीं आऊँगी, लीव पे रहूँगी, उस समय आप क्या करोगे, आप मैप याद करोगे, ठीक है। मैप याद करोगे मीन्स कि सारे कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं वो याद करोगे। तो सबसे पहले किससे शुरू करोगे, एशिया से, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में, कितने, बड़ा है मीन्स नहीं कि पूरे इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका आधा भाग तो रशिया ही है। कैसे बोल रहे इसमें ज़्यादा कंट्रीज, छोटा छोटा यूरोप में इतने छोटे छोटे एंडोरा डाबला, ठीक है, एक कंट्री है, ठीक है, वो कंट्री हमारे गोवा जितना बड़ा होगा, शायद गोवा जितना भी बड़ा नहीं होगा, वो कंट्री है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बहुत छोटा सा टाइनी सा कंट्री है, ठीक है, उतने छोटे छोटे कंट्री हैं, ठीक है, यूरोप में। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, स्टार्ट करना एशिया से, ठीक है, एशिया से जाना यूरोप, ठीक है, यूरोप से अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका याद करने की जरूरत ही नहीं है, तीन ही कंट्रीज हैं, तीन ही है और भी है मिडिल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में है कुछ थोड़े बहुत कंट्रीज, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसलिए याद हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। एशिया याद करो, यूरोप याद करो, अफ्रीका याद करो, ठीक है, ऐसे करके आप कंट्रीज याद करिए कौन से कंट्री कहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एज अ ज्योग्राफी के स्टूडेंट आपको कंट्रीज पता होने चाहिए कॉन्टिनेंट के साथ साथ, तभी आपका मैप सही ड्रॉ होता है, तभी आप हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम करंट्स पढ़ेंगे। करंट्स भी ऑस्मिक वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने बताया था ऑस्मिक मूवमेंट से रिलेटेड तीन चीज़ें हैं, टाइड है, करंट है और वेव्स है। टाइड ज्वार कहते हैं, करंट को जलधारा कहते हैं और वेव्स को तरंग कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है करंट है, और करंट जब हम पढ़ेंगे और अगर आप कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे कौन कौन से कंट्रीज हैं वो याद अगर है आपको तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट से, टाइड से भी आते हैं पर करंट से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। तो आप लोग मैप एटलस पढ़ो, तो यहाँ बैठे रहते हो ना तो मोबाइल स्क्रॉल करने से बेटर है एटलस को पढ़ो, एटलस को भी पढ़ना होता है और एटलस पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए।